भौतिक शास्त्र के अध्याय 11 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत समझाइए। प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत समझाना है। प्रकाश के अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं और चलकर एक दूसरे पर क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं, मतलब मिलती हैं। तो किसी क्षण पर माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं और चलकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो एक बिंदु पर जब मिलती हैं तो उस बिंदु पर जो कण होगा, उस कण का परिणामी विस्थापन, यदि वही तरंगें अलग अलग आती हैं तो अलग अलग आने पर तरंगों के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लेते हैं कि यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के कारण कण का विस्थापन y1 वेक्टर, y2 वेक्टर, y3 वेक्टर इस प्रकार से है। मतलब पहली तरंग के कारण कण का विस्थापन y1 है, दूसरी तरंग के कारण कण का विस्थापन y2 है, तीसरी तरंग के कारण कण का विस्थापन y3 है। इसी प्रकार से जितनी भी तरंगें होंगी उनके कारण कण का विस्थापन क्या होगा, इस प्रकार से निकलता आएगा। मान लेते हैं कि n तरंगें हैं तो nवीं तरंग के कारण कण का विस्थापन yn हो जाएगा। पहली तरंग के कारण y1 है, दूसरी तरंग के कारण y2 है, तीसरी तरंग के कारण y3 है, तो nवीं के कारण yn हो जाएगा। तो सिद्धांत में क्या बताया गया है? सिद्धांत में बताया गया है कि सभी तरंगें जब एक साथ पहुंचती हैं तो उस स्थिति में जो परिणामी विस्थापन होता है, वो परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग पहुंचने पर होने वाले विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सब पर वेक्टर लगा है ना, और वेक्टर लगा के जोड़ दिया है। तो तरंगों के कारण अलग अलग जो विस्थापन है, जैसे y1 किसके कारण विस्थापन है? पहली तरंग के कारण कण का विस्थापन। y2 क्या है? दूसरी तरंग के कारण कण का विस्थापन है। तो तरंगों के विस्थापनों का सदिश योग कर दें तो क्या बन जाएगा? उन तरंगों के एक साथ पहुंचने पर होने वाले विस्थापन y वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सिद्धांत है कि दो या दो से अधिक तरंगें जब किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर जो कण होगा, उस कण का परिणामी विस्थापन उन्हीं तरंगों के अलग अलग उन्हीं तरंगों के अलग अलग उस बिंदु पर पहुंचने पर होने वाले कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब परिणामी विस्थापन y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जितने भी होंगे उन सभी के लिए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए। प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा बताना है और उसके प्रकार बताना है। सबसे पहले देखते हैं व्यतिकरण की परिभाषा। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं, ध्यान देना है, लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण मतलब मिलने के कारण आयाम में परिवर्तन हो जाने के
से आयाम में परिवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भी भिन्न भिन्न हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है का मतलब प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होने की ये जो घटना है इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। ध्यान देना, देखो चित्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे एक तरंग ये इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, और एक तरंग ये इसी प्रकार से ये भी आगे चल रही है। तो दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो और आवृत्ति भी क्या हो, समान हो। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ये इस प्रकार से उनमें अध्यारोपण हो जाता है। तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप अलग अलग बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग हो जाती है, या कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। कहीं पर तीव्रता अधिक हो जाती है, कहीं पर तीव्रता कम हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। और ये जो व्यतिकरण है ये दो प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश का व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो इसका प्रकार है वो है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या है? जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, या कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब दो प्रकाश तरंगों के बीच में व्यतिकरण हो और व्यतिकरण के परिणाम तीव्रता क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। और इस प्रकार के व्यतिकरण में क्या होता है, दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं। समान कला में मिलती हैं मतलब दोनों तरंगों के श्रृंग और दोनों तरंगों के गर्त एक साथ पड़ते हैं। श्रृंग का मतलब होता है टीला और गर्त का मतलब होता है गड्ढा। नीचे चित्र में देख सकते हैं, देखो चित्र में ये इस प्रकार से ये y अक्ष बना है और ये x अक्ष बना है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान देना है, एक जो तरंग है वो ऐसे चल रही, देखो ये इस प्रकार से एक तरंग यहाँ से ऐसे इस प्रकार से चल रही है। ये एक तरंग, ये प्रथम तरंग है, ये इस प्रकार से जो चल रही है। और इसी प्रकार से दूसरी तरंग, ये द्वितीय तरंग भी देखो चल रही है। तो दोनों एक साथ, देखो दोनों के जो श्रृंग हैं वो एक साथ आए ना, श्रृंग मतलब टीले, दोनों देखो एक साथ ऐसे ऊपर उठ रही हैं। इस प्रकार से दोनों तरंगे एक साथ उठ रही हैं ना, और फिर दोनों तरंगे एक साथ देखो नीचे आ रही हैं, ये इस प्रकार से। तो दोनों तरंगों के श्रृंग एक साथ पड़ रहे हैं। ये ऊपर की ओर जो उठा हुआ भाग है ये श्रृंग है, जहाँ मैंने तीर का निशान लगाया, और ये नीचे वाला जो भाग है ये गर्त है ना। तो दोनों तरंगों के श्रृंग और गर्त एक साथ पड़ रहे हैं। इस प्रकार का व्यतिकरण ही संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरंगों के मिलने से जो परिणामी तरंग है वो इस प्रकार से, उसका आयाम देखो बढ़ गया, उसकी तीव्रता बढ़ गई। देखो ये इतनी ऊंचाई आ गई, इतनी ऊंचाई आ गई मतलब इतना श्रृंग आ गया और फिर इतना गर्त आ गया। तो दोनों तरंगों के मिलने से ये इस प्रकार से क्या हो गई, ये इसकी तीव्रता बढ़ गई। तो ये इस प्रकार का जो व्यतिकरण है वो क्या कहलाता है, वो संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, सबसे नीचे वाली जो ये वाली जो तरंग है ये प्रथम तरंग है, बीच वाली तरंग द्वितीय तरंग है, और सबसे ऊपर वाली तरंग इन दोनों के मिलने से बनने वाली परिणामी तरंग है। दूसरे प्रकार का जो व्यतिकरण है वो है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, जब प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकाश की तीव्रता जब घट जाती है तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है।
और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, एक तरंग का श्रृंग होगा तो दूसरे तरंग का गर्त होगा, और एक का गर्त तो दूसरे का श्रृंग होगा। इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। देखो चित्र में फिर से वही, ये जो रेखा है ये क्या है, अक्ष है, ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखो ये प्रथम तरंग, ये इस प्रकार से प्रथम तरंग का ये श्रृंग हुआ और ये प्रथम तरंग का ये गर्त हुआ, फिर ये श्रृंग और फिर ये गर्त, ये इस प्रकार से प्रथम तरंग चल रही है। अब यहाँ ध्यान देना, देखो प्रथम तरंग का जहाँ पर श्रृंग था वहाँ पर द्वितीय तरंग का गर्त, ये नीचे की ओर आ गया ना, देखो ये द्वितीय तरंग का गर्त, फिर प्रथम का जहाँ गर्त था वहाँ द्वितीय का श्रृंग आ गया, देखो ये, फिर प्रथम का जहाँ श्रृंग था वहाँ द्वितीय का गर्त। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक का श्रृंग और दूसरे का गर्त पड़ रहा है। अब परिणामी तरंग कहाँ होगी, तो परिणामी तरंग ये जो एक्स अक्ष बना है यहाँ पर ये परिणामी तरंग होगी, दोनों के मिलने से जो तरंग बनेगी वो परिणामी तरंग यहाँ पर अक्ष पर बनेगी। तो ये इस प्रकार से संपोषी और विनाशी दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं। अगला जो प्रश्न पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न है स्थायी व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। मतलब स्थायी व्यतिकरण कब प्राप्त होता है वो यहाँ पर बताना है। तो स्थायी व्यतिकरण की जो प्रमुख शर्तें हैं वो नीचे दी गई हैं, निम्नलिखित हैं। पहली जो शर्त है, परिभाषा में भी ये सम्मिलित है, पहली शर्त कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। पहली जो शर्त है इसकी वो क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए, परिभाषा में भी ये चीज़ बताई थी। ठीक है, दूसरी जो शर्त है वो है दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कौन से प्रकाश स्रोत, जिन प्रकाश स्रोतों से तरंगें निकल रही हैं, जिन तरंगों के बीच में अध्यारोपण हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, उन प्रकाश स्रोतों को कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। प्रकाश स्रोत से ही तरंगें निकलेंगी ना, तो उन दोनों प्रकाश स्रोतों को क्या होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध क्या होता है, अगला जो प्रश्न जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। तीसरी जो शर्त है वो है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। जिन प्रकाश स्रोतों से तरंगें निकल रही हैं वो दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। अगली जो शर्त है वो है दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। मतलब दोनों प्रकाश स्रोतों से जो प्रकाश निकलेगा वो एक रंग का होना चाहिए। क्योंकि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है ना, तो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश कैसा होना चाहिए, एक रंग का, एक वर्ण का होना चाहिए। अगली जो शर्त है वो है दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। एक दूसरे के जब वो नज़दीक रखे रहेंगे तो उनसे जो तरंगें निकलेंगी वो एक ही दिशा में जाएंगी और उन आगे चलकर वो मिल जाएंगी, मतलब उनके बीच में अध्यारोपण हो जाएगा। तो अध्यारोपण होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्रोतों को एक दूसरे के निकट होना चाहिए। छठवीं जो शर्त है वो है दोनों प्रकाश स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करें। बीच में प्रकाश बंद नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों से लगातार प्रकाश निकलना चाहिए। प्रकाश निकलना चाहिए मतलब तरंगे निकलना चाहिए। तो ये स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की 6 शर्तें दी गई हैं यहाँ पर।